चलो अभी हमको देखना है नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दिस इज द सेकंड चैप्टर इन एनसीईआरटी। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो गई, उनके प्रॉपर्टीज क्या है। फिर हम समझेंगे कि थॉमसन मॉडल क्या है, रुदरफोर्ड मॉडल क्या है, बोर्स मॉडल क्या है। उसके बाद आगे आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उसके फीचर्स। और फिर बीच में एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्लैंक्स थ्योरी पहले आएगी। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आएगा, डी ब्रॉगली रिलेशन, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसके बाद आएगा ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एक्चुअली यहां पे होना चाहिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये। उसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और अबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंड्स रूल एटसेट्रा देखेंगे, और इनके बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। ये सभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी तो 10th क्लास तक तुमको पता है कि एटम कुछ इस तरीके से होता है, राइट। बीच में ऐसा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है ये, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इन दोनों को मिला के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स, राइट। और ये जो बाजू में घूम रहे हैं ऐसे ऑर्बिट्स में, इनको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जिसमें ये घूम रहे हैं इस पाथ को, ये इमेजिनरी पाथ है, इसको शेल या फिर ऑर्बिट बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये न्यूट्रल रहते हैं। ये सब तुमको अभी तक पता है। ये मोटा मोटी बोहर का मॉडल है जो तुमने 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो एटम का स्ट्रक्चर है किस तरीके से डिस्कवर किया गया था, इसकी हिस्ट्री क्या है, राइट। सो वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। बिल्कुल हिस्ट्री क्या है शुरू से। सबसे पहले तो एटम का कंसेप्ट जो है वो 400 बीसी, मतलब बहुत साल पुराना, मतलब 0 से भी पहले, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ये कौन दिया करता था? ग्रीक और इंडियन फिलोसोफर दोनों बोलते थे कि एटम है, मतलब किसी मैटर को अगर तुम ऐसा काटोगे, छोटा 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 करोगे, तो फाइनली तुमको बहुत ही छोटे पार्टिकल मिलेंगे जिनको तुम डिवाइड नहीं कर सकते। इनको एटम कहेंगे। ग्रीक फिलोसोफर इनको एटम कहते थे, इंडियन फिलोसोफर इनको कण कहते थे, कण। इतना याद रखना। ग्रीक में अगर देखोगे तो एटम जो है, इस वर्ड का एक्चुअली अटोमियो, इस वर्ड से ये एटम इंग्लिश का वर्ड आया, राइट। अटोमियो का मतलब मतलब which cannot be divided, meaning indivisible. This is अटोमियो, राइट। लेकिन ये बहुत जो पुराने फिलोसोफर थे, इन्होंने जो इनकी थेरीज थी, इसको उतना उन्होंने मतलब साइंटिफिकली कंपाइल नहीं किया था। बाद में जब साइंटिफिक कम्युनिटी आ गई तो फर्स्ट साइंटिस्ट, पहले तो मतलब ऐसा साइंटिस्ट बोल के कोई था नहीं, राइट। तो 1808 में डाल्टन नाम का पहला साइंटिस्ट था जिसने साइंटिफिकली एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी। कौन है पहला साइंटिस्ट? डाल्टन। तो वो क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये तो पुराने वाले थे, इनकी थ्योरीज को उतना कंपाइल नहीं किया गया था साइंटिफिकली। इन्होंने बोला, डाल्टन ने पहले बोला तो मैटर मेड ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर जो है, मैटर मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको क्या है, मास है और वॉल्यूम है, जैसे कि एयर, मोबाइल, पेन, बुक, ये सब भी मैटर है। वाटर भी मैटर है। तो मैटर को अगर तुम डिवाइड करते जाओगे तो फाइनली ये जो किससे बना है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। ये पार्टिकल इनडिविजिबल है, ऐसा उसका कहना है। किसका? डाल्टन का कहना है। लेकिन बाद में पता चला है अभी हमको कि ऐसा नहीं है, इनको भी डिवाइड कर सकते। लेकिन डाल्टन का कहना है कि ये इंडिविजुअल पार्टिकल है जिनको एटम कहा जाता है। इसका मानना है कि इसका कहने का मतलब है एटम को तुम डिवाइड कर ही नहीं सकते, उसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन ये ट्रू नहीं है। अभी मैं बस बता रहा हूं डाल्टन ने क्या कहा, राइट। अभी डाल्टन कुड एक्सप्लेन, हाँ, उसकी थ्योरी, मतलब अभी तो ये रॉन्ग है, राइट, लेकिन फिर भी उसकी थ्योरी के बेस पर क्या एक्सप्लेन कर पाए हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दो चीजों को हम डाल्टन की थ्योरी के बेसिस पर
एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे तो डाल्टन ने और एक दो पोस्टुलेट दिए थे जो कि यहां पर नहीं लिखे हैं, वो मैं बता देता हूं। डाल्टन का यह भी कहना है कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में इन अ केमिकल रिएक्शन नो न्यू atoms are created and older atoms are not destroyed। पुराने एटम खत्म भी नहीं होते, नया एटम कोई पैदा भी नहीं होता, बस एटम का रीअरेंजमेंट होता है। सो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम का क्रिएशन या फिर डिस्ट्रक्शन होता है क्या? नहीं, क्या होता है? रीअरेंजमेंट। बट ओनली रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। सो डाल्टन की थ्योरी अगर बोलोगे तो पहला ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये भी है। तीसरा पॉइंट क्या है? एटम्स ऑफ सिमिलर कंपाउंड, मतलब सेम कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड फिक्स है या फिर सेम मॉलिक्यूल, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, मतलब उसके अंदर सभी एटम हाइड्रोजन के हैं, राइट, ऐसा, तो ये सभी एटम आइडेंटिकल होते हैं, सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, राइट। अब याद रखना है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट। अब इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा गलत है? ये पॉइंट भी गलत है अभी एज पर न्यू थियरी, क्योंकि एटम डिविजिबल है। उसके बाद ये पॉइंट सही है क्योंकि बस रीअरेंजमेंट होता है, नए एटम पैदा नहीं होते, बस ये दूसरा वाला पॉइंट ही सही है डाल्टन का आज भी। ये तीसरा भी गलत है, क्यों? कार्बन 12 और कार्बन 13 ये दोनों आइसोटोप है, एलिमेंट सेम है लेकिन इनके मासेस डिफरेंट है। तो आइडेंटिकल मतलब मास भी सेम रहता है, प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है, ऐसा बोलता था, आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। लेकिन ये पॉइंट भी आज गलत है। तो इसके आगे तुमको क्या बोल सकते हैं? राइट द मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी या फिर राइट द डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी। मेरिट मतलब एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस बस यही है कि यस दिस पोस्टुलेट इज करेक्ट दैट इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली rearrangement takes place, no new atoms are created and older atoms are not destroyed। लेकिन इसके बेसिस पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये भी एक मेरिट है, सो ये करेक्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि नया एटम पैदा नहीं होता, पुराना एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो रिएक्टेंट में जितना मास है टोटल उतना ही प्रोडक्ट में मास होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डाल्टन ने एक्सप्लेन कर पाया। मतलब कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर जो एटम का रेशियो है वो कहीं पर भी जाओ तुम सेम ही रहता है। तो ये एक चौथा पॉइंट। proportion of atoms in a compound is fixed। मतलब वाटर है तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो वो हमेशा कहीं भी जाओ वैसा ही रहेगा, राइट। सो ये भी इसका सही है, ये पोस्टुलेट आज भी सही है। सो 4 में से 2 सही है, 2 गलत है, तो दोनों को डीमेरिट बोलना है और दोनों को मेरिट्स बोलना है। उसके बाद और भी है, डाल्टन फेल्ड, जहां भी फेल्ड बोला वो मेरिट है या डीमेरिट है? डीमेरिट। It failed to explain the properties of substances like glass, ebonite when rubbed। हाँ, ग्लास को अगर तुम रब करते हो या फिर कॉम को तुम रब करते हो तो ये कॉम क्या करता है? हाँ, ये चार्ज एक्वायर करता है, मतलब ये जो पीसेस ऑफ क्लॉथ है या फिर पीसेस ऑफ पेपर है इसको अट्रैक्ट करता है ये,
तो ऐसा क्यों करता है वो ये बता नहीं पाया, क्योंकि ये बताने के लिए इलेक्ट्रॉन की जानकारी होना जरूरी है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस कॉम के ऊपर से दूसरी तरफ चले जाते हैं, इसलिए ये कॉम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है और इसीलिए वो पीसेस को कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन मतलब ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करना, किसी चीज को रब करने के बाद, घिसने के बाद, ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए इलेक्ट्रॉन की जानकारी होना जरूरी है, राइट। लेकिन डाल्टन को एटम के पीछे क्या है पता नहीं था, वो बोलता था एटम ही फाइनल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इसलिए ही कुड नॉट एक्सप्लेन सच प्रॉपर्टीज। तो डाल्टन ने कुछ बताया कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, आज की थ्योरी वो कहती है कि भाई एटम जो है वो डिविजिबल है, उसके आगे भी कुछ है। उसके आगे क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, राइट। चलो अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी डिस्कवरी हुई कैसे, साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किस तरीके से किया। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है हमारा हेडिंग। उसके अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बताया गया है। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, मतलब 1830 तक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हो चुकी थी। तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, ऐसा तुमको ऐसा एक वेसल लेना है, भांड म्हणू आपण त्याला, राइट, इसको वेसल बोलते, राइट। इस वेसल के अंदर ऐसा वाटर लो और वाटर के अंदर सॉल्ट को डालो, सॉल्ट है ना, टेबल सॉल्ट NaCl। तो सॉल्ट को डालने के बाद ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यूजुअली किसी भी लिक्विड चीज को तुम इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो जिसके अंदर आयंस हो। आयंस होना बहुत जरूरी है, आयंस होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर माइकल फैराडे क्या किया करता था, ऐसे रॉड लगाना है, कंडक्टिंग रॉड। रॉड मतलब मेटल्स के जो कि कंडक्ट करते हो, या फिर ग्राफाइट भी चलता है क्योंकि ग्राफाइट नॉन मेटल है फिर भी कंडक्टर है। ऐसे रॉड लगाता था और यहाँ पे ऐसी बैटरी लगाता था, ऐसे बैटरी, इसको बैटरी बोलते हैं। और इस बैटरी को स्विच भी रहता था ऑफकोर्स, ऐसे बैटरी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसे सिंबल रहते, ऐसा, इसको बोलते हैं स्विच, इसको बोलते हैं बैटरी, राइट। तो इस स्विच को ऑन करने के बाद इससे इलेक्ट्रिसिटी जाती थी। बस इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद उसने पाया, किसने पाया, माइकल फैराडे ने, कि इनके ऊपर ऐसा मैटर डिपॉजिट हो रहा है, ऐसा मैटर डिपॉजिट हो रहा है। मैटर मतलब पता है ना, कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो, मैटर तो मतलब जिसको मास है और वॉल्यूम है उसको मैटर कहते हैं। तो ऐसा कुछ डिपॉजिट हो रहा था। सो जब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो ही ऑब्जर्व दैट मैटर इज डिपॉजिटेड, मैटर डिपोजिशन को ऑब्जर्व किया। इससे क्या समझ में आया, इससे वो बोला कि सजेस्टेड, सजेस्टेड मतलब बताया उसने कि देयर इज इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी बह रही है ना, इट इज पार्टिकुलेट इन नेचर। पार्टिकुलेट मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई वेव है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है मतलब ऐसे कोई पार्टिकल है जो कि ऐसे इधर जा रहे हैं, बस पार्टिकुलेट नेचर, पार्टिकुलेट। इससे क्या है, फायदा क्या है आगे चल के, क्योंकि हमको आज पता है कि इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन से। उसने अभी बोला कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है पार्टिकल से बनी है भाई। तो ये पार्टिकल कौन है फिर, क्योंकि पार्टिकल तो हमको पता है, अभी तक डाल्टन ने बोला है कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। फिर इस एटम को छोड़ के ये अलग कौन सा पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बना रहा है। तो ये तो क्वेश्चन साइंटिस्ट के दिमाग में आ गया। सबसे पहले बात होती है कि दिमाग में क्वेश्चन आना, और ये पार्टिकल ऐसे है जो कि इसके अंदर जो आयंस है इन आयंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज भी है, ऐसा भी समझ में आया। तो माइकल फैराडे ने यह बताया कि भाई एटम तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन ऐसी कोई चीज जरूर है जो कि छोटी है और उसके ऊपर चार्ज भी है। तो चार्ज है तो वो कौन चीज है, वो एटम से बड़ी है या छोटी है, एटम के अंदर है या बाहर है। यह क्वेश्चन बहुत सारे साइंटिस्ट को आ गया।
और उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इसलिए होने लगे कि ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से है, कौन है वो। इलेक्ट्रॉन अभी तक खोजा नहीं गया है, इलेक्ट्रिसिटी तो खोजी गई है, हाँ भाई ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, लेकिन ये किसकी वजह से जाती है, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। उनमें से सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लगता है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये इंस्ट्रूमेंट लगता है। ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या है इसका नाम, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर क्या है, एक ऐसी ग्लास की ट्यूब है, ऐसी ग्लास की ट्यूब है ये। इसके अंदर तुम ये वैक्यूम पंप इधर लगाया हुआ है, ये वैक्यूम पंप क्या करता है, इसके अंदर अगर एयर है तो इस एयर को निकाल लेता है, जितनी चाहिए उतनी निकाल सकते हो। वैक्यूम पंप, तुम तुम्हारे मुंह को ग्लास लगाओ ऐसा, है ना, ऐसा ग्लास अगर तुम इधर लगाते हो और अंदर खींचते हो ऐसा, तो ये तुम्हारे मुंह को चिपक जाता है, तो तुम्हारा मुंह भी एक तरीके से वैक्यूम पंप की तरह काम करता है। वैक्यूम क्रिएट करना मतलब पूरा गैस निकालना ऐसा भी नहीं है, थोड़ा भी निकाल दिए तो पार्शियल वैक्यूम बोलते हैं उसको। वैक्यूम की स्पेलिंग देखो, कई लड़कों को लगता है VSCC, लेकिन ये नहीं है। तो ये इधर वैक्यूम पंप है, इधर एक रॉड है ऐसा कंडक्टिंग रॉड है, इधर भी एक रॉड है, और इधर हाई वोल्टेज बैटरी है, बहुत ज्यादा 10,000 20,000 वोल्टेज, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट वाली। ये बैटरी तुमको पता होनी चाहिए, बैटरी में ऐसे छोटे बड़े ऐसे दिखाते हैं हम, ये जो छोटा है इसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको पॉजिटिव। तो ये निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। निगेटिव से जो वायर आके जिस रॉड को कनेक्ट हुआ उसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज ही आएगा, उसको कैथोड बोलते हैं, निगेटिव चार्ज वाले को कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर निकल के आया वो जिस रॉड को या फिर जिस प्लेट को, ये एक्चुअली प्लेट है ऐसी, तुम अगर देखोगे इधर से तो तुमको ऐसी गोल प्लेट दिखेगी। अब इधर से देखोगे तो ये कैसे दिखती है, कुछ इस तरीके से, और एग्जैक्टली इधर से देखोगे तो एक ऐसी पट्टी ही दिखेगी ना, इसलिए इसको ऐसा दिखा है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ऐसी गोल है, स्फेरिकल। अब देखो तो समझ में आया कैथोड रे ट्यूब में क्या क्या है और किस चीज को क्या कहते हैं। कैथोड को निगेटिव चार्ज है, एनोड को पॉजिटिव चार्ज है। ए इज पॉजिटिव, सी इज निगेटिव, पहला वाला अल्फाबेट ए है, सी निगेटिव। कैसे याद रखोगे, ए पॉजिटिव, पहला लेटर पॉजिटिव, ऐसा कुछ याद रखो, एनोड इज पॉजिटिव। अब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का ये पहला वर्जन है, ये दूसरा वर्जन है, ये मॉडिफाइड है ना, ये पुरानी वाली है, दूसरी वाली मॉडिफाइड है, इसको मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। कैथोड रे ट्यूब CRT, शुरू में पहले टीवी होती थी, टेलीविजन सेट CRT, तो इसी के ऊपर बेस्ड थी वो, बहुत पुरानी। अब तो LED LCD ऐसे टेलीविजन सेट आ गए। ये है आपकी सेकंड वाली मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया है, पहला मॉडिफिकेशन, ये जो एनोड है इस एनोड को बीच बीच में ऐसे होल गिराए गए। एक्चुअली तुम समझोगे तो ये प्लेट नहीं है ऐसे, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसा ही है, ऐसी प्लेट है भाई, 3D में देखोगे तो ऐसी सर्कुलर प्लेट है ये, और इसको ऐसे इधर से कनेक्ट किया गया है, बैटरी जो भी है तुम्हारी, तो इसके अंदर ऐसे होल गिराए गए, होल्स। तो 2 डायमेंशन में इधर से देखा जाए तो इस तरीके से दिखाते हैं हम, राइट। समझ में आ रहा है ना, ये होल्स समझ में आ रहे हैं, ये जो होल्स है, और इसके पीछे एक मटेरियल डिपॉजिट किया येलो कलर का, इसको फ्लोरेसेंट कोटिंग बोलते हैं। ये यूजुअली जिंक सल्फाइड से बनती है,
इसको फ्लोरोसेंट क्यों बोला है? क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई मैटर आके ऐसे कोलाइड करता है ना, कोलाइड होने का मतलब धड़कने, बम्बार्ड होता है, तो तुमको ऐसा चमचमाहट दिखाई देगी, चम 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 चम, जितने मतलब इसके ऊपर कुछ भी अगर कोलाइड होगा तो वहां पे एक लाइट जलेगी, जिससे तुमको समझेगा बहुत छोटा पार्टिकल है वो दिखेगा नहीं, लेकिन कोलिजन होने के बाद लाइट दिखेगी, तो इससे तुम समझ पाते हो कि कुछ तो आके वहां पे कोलाइड हो रहा है। कोलाइड मतलब धड़कना। इसको फ्लोरोसेंट क्यों बोला है? क्योंकि मटेरियल के ऐसी प्रॉपर्टी को फ्लोरोसेंस बोला जाता है। ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर किसी चीज को कोलाइड करने पर चमकता है तो उसे फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं। इस फेनोमेनन को फ्लोरोसेंस बोला जाता है, इसलिए ये फ्लोरोसेंट कोटिंग है। हर चीज का क्या काम है बाद में देखेंगे, लेकिन कैथोड रे ट्यूब पुरानी वाली ओरिजिनल और ये मॉडिफाइड, अब देखेंगे आगे इनका क्या काम है, क्या किया। ये ठीक है, ये डायग्राम है। जो मॉडिफाइड है उसमें परफोरेटेड एनोड है। कैसा है? परफोरेटेड। परफोरेटेड यानी जिसको होल से होल्ड, सच्छिद्र, जिसके अंदर छेद किया गया हो, इस चीज को परफोरेटेड बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ये भी लो प्रेशर तो हम वैक्यूम की वजह से मेंटेन कर पाते हैं ना। ये कैथोड रे ट्यूब है, इसके अंदर हवा होती है, वैक्यूम पंप से हवा निकालोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा इसके अंदर। लो प्रेशर, हाई वोल्टेज, परफोरेटेड एनोड, फ्लोरोसेंट मटेरियल, ये सभी चीजें समझ में आ रही है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को चालू किया, तो उन्हें क्या दिखाई दिया। अब शुरू में तो मान लो कि ओरिजिनल वाली कैथोड रे ट्यूब है, पॉजिटिव वाला एनोड है ए, दिस इज कैथोड, नेगेटिव। इसके अंदर ये ऑफ कोर्स ये वैक्यूम पंप है और गैस बहुत ही कम मात्रा में, और इसके अंदर गैस जो चाहिए भर सकते हो, हाइड्रोजन भरो, नाइट्रोजन भरो, एयर भरो। एयर अगर भरोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आएगा उसके अंदर। लेकिन तुम हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसा कोई भी गैस इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे ही ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्विच भी होगा, जैसे ही इस स्विच को ऑन किया, हाई वोल्टेज बैटरी से करंट बहने लगा, और उन्हें क्या क्या दिखाई दिया। करंट नहीं, ये तो माइनस है, ये प्लस है। इलेक्ट्रॉन इधर से बहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होते हैं, लेकिन करंट ऐसा समझा जाता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या फिर करंट फ्लोज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये बस कन्वेंशन, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऐसे बहते हैं, राइट। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, तो शुरू में तो इन्हें कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसा स्पार्क दिखाई दिया। स्पार्क को अच्छी तरीके से समझने के मतलब उन्होंने और भी कई ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए। इन्होंने यहाँ पे ऐसा व्हील भी लगाया था, तो ये व्हील रोटेट होने लगा, क्योंकि इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ तो आके ऐसा इधर कोलाइड हो रहा है, इसलिए ये रोटेट होने लगा। तो इन्हें समझ में आया कि कुछ तो है जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है, इसलिए तो व्हील रोटेट हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इधर होल किए, परफोरेटेड मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया, और इधर फ्लोरोसेंट मटेरियल डिपॉजिट किया, राइट। तो उन्हें यहाँ पे सिंटिलेशंस दिखाई दिए। इसका मतलब है कुछ तो है जो इधर से निकल के इधर जा रहा है। ये निकल कहां से रहा है? कैथोड से, इसलिए उनको बोला गया कैथोड रेज। तो पहले उन्हें क्या देखा, कुछ रेज है जो कि कैथोड से शुरू हो रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं, मूव टुवर्ड्स एनोड। ये तो ठीक है। दिस रेज आर नॉट विजिबल बट दे कैन बी डिटेक्टेड बाय द फेनोमेनन ऑफ फ्लोरोसेंट ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक और अरेंजमेंट की थी, मतलब बहुत मॉडिफिकेशन किए इन्होंने इस ट्यूब को,
अभी और एक मॉडिफिकेशन क्या है देखो, तो देखो इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। इसका मतलब कि एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, इस ट्यूब को और मॉडिफाई किया था। कैसा मॉडिफाई किया था देखो, ये ट्यूब ऐसी थी, अभी तक तो इतनी है ऐसे, अब इसको थोड़ा ऐसा और बढ़ाया, ऐसा बड़ा किया, और ये रेज जो कि हमको अभी लग रहा है इधर से निकल रहे ऐसे जा रहे, इधर तो परफोरेटेड एनोड है राइट, इधर बैटरी है तुम्हारी, सॉरी इधर क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऐसे कुछ, और एक दूसरी अरेंजमेंट की मैग्नेटिक फील्ड लगाने की। मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल को डेविएट करती है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तुम इस ऑन नहीं करते हो, इसको इस फील्ड को, तो ये स्ट्रेट जा रहे थे स्ट्रेट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करोगे तो ये कुछ ऐसे ऐसे डेविएट हो जाएंगे। लेकिन अभी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है तो ये स्ट्रेट जा रहे, इधर भी डेविएट नहीं हो रहे। मतलब इस कैथोड रे ट्यूब को बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया गया है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो, इसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो राइट, लेकिन अभी तो बस बेसिक देख रहे हैं। तो ये इन absence of electric and magnetic field they are going straight, but in presence of field they are deflecting like negative charges, like negative charges। इसका मतलब तभी तक दो टाइप के चार्जेस होते हैं ये पता चला था, है ना, मतलब कुछ सब्सटेंसेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, कुछ सब्सटेंसेस एक दूसरे को रिपेल करते थे। तो इतना तो साइंटिस्ट जानते थे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये कहां से आता है पता नहीं था। अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन तब नहीं पता था। तब साइंटिस्ट क्या बोलते थे कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और नेगेटिव चार्जेस के बारे में क्या जानते थे, नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो पॉजिटिव की तरफ ऐसा डिफ्लेक्ट होता है, पॉजिटिव चार्जेस है तो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। अब ये जो कैथोड रे है, कैथोड से निकलने वाले जो रेज है जिनको अभी हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड रेज, अब ये क्या है पता है क्या हमको, नहीं, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी तो पता नहीं चला है ना। तो ये इधर जा रहे हैं, इसका मतलब है इनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इतना तो तय हो गया। तो अभी तक क्या पता चला, कैथोड से कुछ तो निकल रहा है, इसको मास भी है क्योंकि इसके ऊपर ये कोलाइड होने पर ये चमक रहा है, मतलब ये पार्टिकल ही है, क्योंकि पार्टिकल नहीं है तो इसके ऊपर कोलाइड नहीं हो सकते, तो ये पार्टिकल है। और कैसे पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के बाद ये डेविएट होते हैं, किस तरीके से, निगेटिव चार्ज की तरह, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं राइट। तो ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, इतना समझ में आया। अब आगे चल के पता चलेगा ये क्या है, लेकिन मैं बताता हूं कि एक्चुअली होता क्या है, तुम पहले ही जान लो, मतलब एक्सपेरिमेंट समझने में आसान जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर हम कोई गैस, कैथोड रे ट्यूब के अंदर गैस भर रहे हैं, मान लो तुम्हें हाइड्रोजन गैस भरा, तो उसके अंदर हाइड्रोजन H2 है। अब हाइड्रोजन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स है राइट। तो ये एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन है, बाजू में इलेक्ट्रॉन। तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है यानी आयोनाइज होता है। एटम क्या होता है, आयोनाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना। इलेक्ट्रॉन को अगर तुम बाहर निकालोगे तो प्रोटॉन की वजह से प्लस आएगा। तो हाई वोल्टेज की वजह से इसके अंदर जो ये गैस भरा है वो क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, और इसके अंदर ऐसे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये तो इधर तो क्या है, ये पॉजिटिव है प्लेट, इधर तो नेगेटिव है। मैं ये बात नहीं बता रहा, इधर भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं राइट। ये तो बैटरी वाली है, ये अलग है राइट, और ये अलग है, इधर वाली ये अलग है, ये बाद में देखेंगे हम। ये इधर भी लगा सकते हो या फिर इसको ऐसा फैला के इधर भी लगा सकते हो। तो ये इधर जा रहे हैं, अब ये परफोरेटेड अगर है, ये तुम्हारा कैथोड है, ये तुम्हारा एनोड है, ये तुम्हारे ऐसे जाके इस होल से इधर जाके टकरा रहे हैं, इसलिए इधर सेंटिलेशन दिखाई दे रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ही है।
लेकिन ये कैथोड से नहीं निकल रहे, एक्चुअली निकलते हैं ये अंदर वाले गैस से, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट को पता चला है कि ये कहाँ से निकलते हैं, नहीं, इसलिए ये बोल रहे कि ये कैथोड से निकल रहे, इनको पता नहीं है अभी, इसलिए इनको कैथोड रेज बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ये एक्चुअली नेम सही है क्या इनका? ये गलत नाम है। एक्चुअली कैथोड रेज बाद में पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये कैथोड से नहीं निकलते, जबकि अंदर वाले गैस से निकलते। लेकिन फिर भी अभी देखेंगे हम क्या क्या हो रहा है। अभी तक तो इतना ही पता चला, फील्ड के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज की तरह डिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए इनको मतलब इनके अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब कि इन गैसेस के अंदर कुछ तो नेगेटिव चार्ज है और इनको बोला गया बाद में इलेक्ट्रॉन, बाद में बोला गया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब ये जो पार्टिकल है कैथोड रेज, जिनको पहले बोला और बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया, इनका बिहेवियर डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड और गैस यूज। मतलब तुम इस इलेक्ट्रोड को बदलो, मतलब तुम इलेक्ट्रोड कार्बन का लगाओ या फिर गोल्ड का लगाओ या फिर आयरन का लगाओ, उनकी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो रही, मतलब इनका मास चेंज नहीं हो रहा, इनका चार्ज नहीं चेंज हो रहा। इसका मतलब ये सभी एटम्स के अंदर है और सभी एटम्स के अंदर आइडेंटिकल है। मतलब एटम बदलने के बाद, मतलब तुम जब इलेक्ट्रॉन बदल रहे हो तो एटम बदल रहे हो ना, तो एटम बदलने के बाद इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं क्या? नहीं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर सो दिस कंफर्म करता है, मतलब बताता है यूनिवर्सलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ना इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड है ना गैस के ऊपर डिपेंड है, ये जहां से भी निकल रहे हो ये सभी के अंदर सेम है, दे आर यूनिवर्सल एवरीवेयर। यूनिवर्सल मतलब हर जगह सेम रहना। यूनिवर्स का मतलब क्या है? ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड। यूनिवर्सैलिटी मतलब हर जगह वैसा ही रहना। ऐसे लॉ जो कि हर जगह सेम रहते हैं उनको यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल प्रेजेंट है, सभी एटम्स के अंदर सेम है, डिफरेंट नहीं है। क्लियर? अब यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से डिफ्लेक्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफ्लेक्ट करती है, इसके बारे में फिजिक्स में 12th क्लास में धीरे धीरे पूरी जानकारी है, लेकिन अभी उनके बारे में डिटेल हम नहीं बता सकते। अभी तो मैं बस इतना ही बता सकता हूं तुमको, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम लगाते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, इतना तो पता ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम इस तरीके से लगा सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड उसको इधर लेके जाएगी। दोनों को ऑन करोगे और उनकी स्ट्रेंथ को तुम अगर एडजस्ट करोगे तो ये जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाती है, तो ये स्ट्रेट चले जाते हैं। नेगेटिव है, वरून ते नेगेटिव खाली जा रहा है। नहीं ना, मैग्नेटिक फील्ड अलग से काम करती है ना। इधर तुमने क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको इधर खींच रही है, मतलब मान लो कि 5 न्यूटन वाला फोर्स लगा रही है नीचे खींचने के लिए, और तुमने मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से लगाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अलग, वो तो साउथ पोल नॉर्थ पोल वो अलग है, कुछ इस तरीके से लगाई, मैं इतना ही बोल रहा हूं, इस तरीके से लगाई कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर फोर्स लगाती है 5 न्यूटन का, तो इसके ऊपर तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो ये सीधा चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे आना चाहता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसको ऊपर खींच रही है ना, तो दोनों का मिला के कैंसिल हो गया, स्ट्रेट चले जाएगा। या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ाते हो तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फोर्स लगाएगी 8 न्यूटन वाला, तब वो इधर जाएगा। तो ये कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। 12th क्लास में ये सभी एक्सपेरिमेंट है और बहुत ज्यादा डिटेल में फिजिक्स में। याद रहे, ये जो चैप्टर है एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये अभी बहुत ही इंट्रोडक्टरी स्टेज पर है। इसके अंदर कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिनके ऊपर एक एक चैप्टर है फिजिक्स में। इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसके लिए फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर है 12th क्लास में। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है 11th या 12th क्लास में। इसके अंदर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखेगा, बोर्स थ्योरी, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स में।
ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी इसके अंदर थोड़ा बहुत है, उसके लिए भी एक चैप्टर है। मतलब ऐसे कई सारे टॉपिक्स के इसके अंदर जो यहाँ पर बस थोड़े थोड़े बताए गए। अब केमिस्ट्री है तो एटम के बारे में पता होना चाहिए ना, लेकिन एटम को खोजने के लिए जो भी किया गया है इतना सारा, वो बहुत डिटेल है। इसके लिए मॉडर्न फिजिक्स बोल के एक सेक्शन है 12th क्लास में, जिसके अंदर 4-5 चैप्टर है। तो अभी हम क्या करेंगे, मोटा मोटी देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, राइट। अब मैं जब बोलता हूं कि इसके बारे में तुमको नहीं पता चलेगा। अब एटम जब हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे तो उसके अंदर एनर्जी आती है, तो एनर्जी के लिए पूरा वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर ही है। तो ये कंसेप्ट डिटेल में क्लियर होने के बाद ही तुमको ये बोर के मॉडल की एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आता है। तो अभी तो हम मोटा मोटी ही पढ़ेंगे। मैं जब बोलूंगा कि इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ये तुमको फिजिक्स में होगा, अभी तुम समझ में नहीं पाओगे। कई सारे डेरिवेशन बोर्स मॉडल के अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर फोर्स का कंसेप्ट आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होने के बाद ही समझ में आता है। अभी तो बस मोटा मोटी पढ़ेंगे हम, ज्यादा डेरिवेशन ज्यादा प्रूफ इस चैप्टर में हम नहीं करेंगे, राइट। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है ये तुम नहीं बता सकते। मैग्नेटिक फील्ड साउथ और नॉर्थ पोल से काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और निगेटिव से काम करती है। मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेस नहीं होते, पोल्स होते हैं। तो तुम ये तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो अलग से ही काम करते हैं दोनों। तो तुमको क्या बोलना है? मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके नीचे जाना। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव ऐसा रहता ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड अलग ही तरीके से काम करती है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा समझो तुम कि एक अलग ही फोर्स है। फॉर एग्जांपल ऐसा इलेक्ट्रॉन है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये स्ट्रेट जाता, अगर कुछ भी नहीं रहता तो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया तो ये ऐसा जाएगा, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा समझो तुम कि ऐसा कोई दूसरा ही हाथ है जो कि तुम हाथ से ऊपर खींच रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा है और इसके साथ तुम भाग रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन फोर्स लगा रही है, तो तुम हाथ से इसको ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। तो फिर ये नीचे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी काम कर सकती है और उसके पैरेलल भी काम कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि तुम उसके पोल कैसे लगा रहे हो, साउथ पोल नॉर्थ पोल कैसे लगा रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारा हाथ क्या कर सकता है, इसको ऊपर भी फेंक सकता है, मतलब ऊपर भी फोर्स लगा सकता है, या फिर नीचे भी ढकेल सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हेल्प भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। चलो, तो अभी तक हमको ये पता चला इस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेज जो है उन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और ये हर एटम के अंदर है और सेम है, एटम बदलने से बदलते नहीं। चलो, अब इलेक्ट्रॉन की तो खोज हो गई। अब साइंटिस्ट बोले कि भाई ये क्या है, चलो इसका मास ढूंढते हैं, इसका चार्ज ढूंढते हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज भी तो ढूंढनी पड़ेगी ना। तो ये करने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया ये वाला, ये है उसका सेटअप। देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से लगाई गई है, ये देखो इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट इधर है, नेगेटिव प्लेट इधर है, और मैग्नेट कैसे लगाया देखो, इसको परपेंडिकुलर कुछ अलग ही लगाया। ये मैग्नेट कैसे काम करता है ये अभी तुमको पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, टेंशन ही मत लो। अगर तुम इस मैग्नेट को कुछ रोटेट करते हो तो उसका फोर्स अलग लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रोटेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये किया गया है। ये सेटअप क्यों किया है, इस सेटअप से हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय मास ये वैल्यू निकालने वाले। क्यों ऐसा सर, चार्ज पहले ढूंढो बाद में मास ढूंढो ना सर? नहीं, कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ फॉर्मूले फिजिक्स में ऐसे रहते हैं कि डायरेक्टली मास नहीं निकाल सकते, तुमको चार्ज डिवाइड बाय मास ही पता चलेगा। अब ऐसा क्यों है, क्या है, ये फिजिक्स में पता चलेगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्या ढूंढता है, ना मास ना चार्ज, चार्ज अपॉन मास का वैल्यू, किसका, इलेक्ट्रॉन का। सो दिस इज it is used to find the charge to mass ratio of the particles, for example electron। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एप्लीकेशन होता है। पार्टिकल अंडरगोज डेविएशन अंडर फोर्स ऑफ द फील्ड। तुम देखोगे
सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाओगे, ओरिजिनल पाथ क्या है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा ओरिजिनल पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये ऐसा जाएगा, एक्चुअली ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, ऐसा कुछ कर्व में जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करके मैग्नेटिक फील्ड को लगाओगे तो ऐसा जाएगा। मतलब ऐसी इस तरीके से इनको अरेंज किया है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम करेगी, और हमारे हाथ में किसको अप्लाई करना है। तो इन्होंने क्या किया, दोनों की स्ट्रेंथ सिमिलर की, और उसके बाद ये जो डेल्टा है इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, इसको डेविएटेड पाथ बोलते हैं। तो पहले तो कुछ चीजें याद रखो, ये जो डेविएशन है, द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड डेविएटेड पाथ इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, अल्फा नहीं डेल्टा। और ये एंगल ऑफ डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मान लो कि हमने एक ही फील्ड ऑन की तो डेविएट तो होगा, कौन सी भी एक फील्ड, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। तो डेविएशन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, डायरेक्टली मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो डेविएशन बढ़ेगा, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे फील्ड, तो मैं डायरेक्ट रिलेशन है तो उसको अल्फा बोलता हूं। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, डायरेक्टली रिलेटेड को ऐसा अल्फा लिखेंगे। इट ऑल्सो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर अगर ज्यादा चार्ज है तो डेविएशन ज्यादा होगा, क्योंकि जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है वो फील्ड की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन द पार्टिकल ऐसे रहता है, तो जितना फोर्स लगेगा उतना डेविएशन ज्यादा। डेविएशन डिपेंड्स ये सो पार्टिकल के चार्ज के ऊपर भी अल्फा, मतलब डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल, लेकिन इनवर्सली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल। अगर मास ज्यादा है पार्टिकल का तो उसका मोमेंटम या फिर इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको डेविएट करना आसान होगा क्या, नहीं, जितना हेवी पार्टिकल उसको डेविएट करना मुश्किल है। सो डेविएशन डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द मास, इनवर्सली, इनवर्स को मैं अल्फा इनवर्स भी लिखता हूं ऐसा शॉर्टकट में, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने, अब ये तो हमको बस पता होना चाहिए इसलिए लिखा है इधर, साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों फील्ड ऑन की, दोनों फील्ड ऑन करके कुछ इस तरीके से किया कि ये डेविएट ना हो, मतलब डेविएशन क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू डेविएशन क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे चल के तुमको फॉर्मूले, फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू, फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय क्यू इनटू वेलोसिटी इनटू बी। तो इनको अरेंज वरेंज कुछ कुछ करके तुम इससे Q/m रेशियो निकाल सकते हो, बस इतना याद रखो।